फीमेल लीड मिमी से होती है, जो सपने में अपनी पिछली लाइफ की चीजें देख रही होती है। वो हमें बताती है कि ग्रेजुएशन वाले दिन वो जाकर अपने क्रश को हिम्मत दिखाते हुए अपना लव कन्फेस कर देती है, पर जैसे ही वो उसे लव लेटर देती है तो वो उसे रिजेक्ट कर देता है और उसकी बेइज्जती करते हुए उसके लेटर को रोड पर फेंक देता है। मिमी तो रोने ही लग जाती है और जब वो अपना लेटर वो रोड पे से उठा रही होती है तभी इतने में सामने से एक कार आ जाती है और मिमी डर जाती है कि अब तो वो मरने वाली है। पर तभी इतने में उसका चाइल्डहुड फ्रेंड जून वहां पर आ जाता है और वो जल्दी से उसे दूर करते हुए खुद कार से हिट हो जाता है। मिमी ये देखकर बहुत ही ज्यादा रोने लग जाती है कि जून को कितनी ज्यादा चोट लग गई है और यहाँ वो उसे कह रहा होता है कि तुम रो मत और वो खुद बेहोश हो जाता है। मिमी डर के मारे जल्दी से जियांग के पास जाती है और उसे कहने लगती है कि मेरा फोन खो गया है, तो क्या तुम प्लीज एम्बुलेंस को कॉल कर दोगे, जून को बहुत चोट लग गई है। पर वो तो बिल्कुल नहीं सुनता। मिमी अपनी फ्रेंड लिन से भी कहती है तो वो तो इससे कहती है कि देखो तुम्हारे ऊपर से खून की कितनी स्मेल आ रही है, तुम मुझसे दूर रहो। बेचारी मिमी के पास फिर कोई ऑप्शन नहीं बचता है और वो जून को पकड़ के रो रही होती है। और पिछली लाइफ की यही सारी चीजें मिमी जब सपने में देख रही होती है तभी इतने में उसकी फ्रेंड ली ने उसे उठाती है और कहने लगती है कि चलो जल्दी से हमें इवेंट के लिए चलना है ना, आज कॉलेज का सेकेंड ईयर का इवेंट है और जियांग स्टेज पर जाने वाला अवार्ड लेने के लिए, तो हमें उसे चीयर करने के लिए चलना था ना। मिमी शॉक होती है कि ये सब क्या चल रहा है। वो तुरंत अपने आप को पिंच करने लगती है, सोचती है कि ये सब रियल है, तो यानी मैंने अभी जो सारी चीजें देखी थी क्या वो सपना था। वो सोचती है कि सपने में तो ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर चल रहा था और अभी तो सेकेंड ईयर है, तो यानी मैं सेकेंड ईयर के टाइम पे रीबॉर्न हो गई हूँ। फिर इतने में लेनो से कहने लगती है कि मैं यहाँ तुमसे बात कर रही हूँ और तुम कौन सी ख्यालों में खोई हुई हो। तो फिर मिमी कहती है कि बोलो क्या बोलना है। तो वो बताती है कि ने जियांग को मैसेज कर दियो कि हम लोग भी इवेंट के लिए आ रहे हैं, तो वो हमारे लिए सीट अरेंज करके रखेगा, लेकिन अगर तुम्हें सीट चाहिए तो तुम्हें मुझे प्लीज करना होगा। मिमी कहती है कि जियांग का नाम तुम बार बार लेती रहती हो, तो मुझे लगता है कि तुम उसे ज्यादा पसंद करती हो, है ना। तो लिन कहती है कि ऐसा क्यों बोल रही हो, मैं तो बस उसकी अच्छी फ्रेंड हूँ। तो मिमी कहती है कि देखो तुम कितनी ज्यादा डर गई, लगता है ये बात बिल्कुल सच है। तो लिन गुस्सा होकर चली जाती है और मिमी सोचने लगती है कि अगर अभी मैंने अपना पिछली लाइफ का सपना देखी हूँ तो मैं वो सारी चीजें अब रिपीट होने नहीं दूंगी, और मुझे अगर वो सारी चीजें होने से रोकना है तो मुझे पहला नंबर तो जियांग से दूर रहना होगा। फिर मिमी जैसे ही इस इवेंट के लिए पहुंचती है तो जियांग का फ्रेंड उसे बताने लगता है कि देख मिमी आ गई है, पर मिमी यहाँ बैठने के बजाय पीछे चली जाती है। तो फिर उसका फ्रेंड कहता है कि देख वो तो यहाँ पर बैठी ही नहीं, तू तो लगता है लेस अट्रैक्टिव हो चुका है। हम देखते हैं कि मिमी अपनी फ्रेंड शाओ के पास जाके बैठ जाती है, तो शाओ बहुत ही खुश होती है और कहती है कि मुझे लगा था कि तू उस जियांग के पास ही बैठेगी, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि तू यहाँ पर आई है। और दूसरी ओर लिन यहाँ जियांग से मिमी की बुराई कर रही होती है कि बढ़िया है, कुछ ज्यादा ही भाव खा रही है, देखो ये लड़कियां ना ऐसी होती है, तो जियांग तुम फिक्र मत करो। तो वो कहता है कि क्या तुम लड़की नहीं हो। तो फिर लिन का मुंह बंद हो जाता है। यहाँ मिमी की फ्रेंड शाओ से पूछने लगती है कि तुमने आते वक्त हैंडसम लड़कों का ग्रुप देखी थी। तो मिमी कहती है कि मैंने तो नोटिस नहीं करी, क्या यहाँ पर कोई हैंडसम लड़के हैं। तो फिर ये सुनकर उसकी फ्रेंड शॉक होती है और कहती है कि इन 2 सालों में पहली बार है कि तुम जियांग के अलावा किसी हैंडसम लड़के के बारे में पूछ रही हो। फिर शाओ मिमी को एक फोटो दिखाने लगती है और कहती है कि ये हैंडसम लड़का देखो, आज मैंने इसे अपने कॉलेज में देखी थी और मैंने इसका जल्दी से फोटो ले ली। मिमी फोटो देखती ही पहचान लेती है कि ये तो उसका चाइल्डहुड फ्रेंड जून है। फिर वो पिछली लाइफ की वही चीजें याद करते हुए बहुत ही इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। और फिर इतने में होस्ट स्टेज पर अनाउंस करता है कि अब्रॉड से कोई फेमस स्टूडेंट है जो कि स्टडी करके आया हुआ है और वो लोग उसे अपने कॉलेज में स्पीच देने के लिए बुलाए हुए हैं, जो कि कोई और नहीं जून होता है। तो उसे देखने के बाद मिमी इतनी खुश हो जाती है और रोते हुए सोचती है कि पिछली लाइफ में तो वो उसे तब मिली थी जब उसका एक्सीडेंट हो रहा था, लेकिन इस लाइफ में वो उससे सेकेंड ईयर में ही मिल रही है। मैं आंसू कंट्रोल नहीं कर पाती और जल्दी से बाहर चली जाती है। तभी वहाँ पर जून आ जाता है और उसे रोते हुए देखकर हंस रहा होता है और कहने लगता है कि क्या हुआ, हम इतने अब साल बाद मिल रहे हैं तो तुम मुझे हेलो भी नहीं बोल रही हो, लगता है 2 साल हो गए तो तुम मुझे भूल ही चुकी हो। तो फिर मिमी जल्दी से उसे हेलो बोलती है और उसे जल्दी से हक करके रोने लग जाती है और उसे याद आ रहा होता है कि कैसे उसके पैर में चोट लग गई थी। तो वो पूछती है कि क्या मैं तुम्हारा पैर अच्छे से देख सकती हूँ। तो जून तुरंत ही पीछे होकर उसे अच्छे से गोल गोल घूम कर दिखा रहा होता है कि देखो मैं अच्छा खासा लंबा हो चुका हूँ, मेरे पैर बड़े हो गए, लेकिन मुझे लगता है कि तुम तो अभी भी वही पुरानी बच्ची रही हो, तुम अभी कितनी छोटी सी हो। मिमी कहती है कि आज रात के हम लोग साथ में डिनर करें, लेकिन अगर तुम बिजी रहोगे तो कोई बात नहीं। तो फिर वो कहता है कि मैं बिजी तो हूँ लेकिन तुम्हारे साथ डिनर करने के लिए नहीं हूँ। मिमी खुश हो जाती है और वो सोचती है कि पिछली लाइफ में जो भी सारी चीजें हुई है वो वापस से नहीं होने देगी
और इस बार सब कुछ ठीक करेगी। दूसरी ओर जियांग का फ्रेंड उसे इस बारे में बताने लगता है कि मिमी उस हैंडसम जून नाम के बंदे से बातें कर रही थी और उसके साथ चली गई है। तो फिर जियांग तो जेलस हो जाता है और यहाँ फिर हम जून को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड हान के पास आया होता है। तो हान पूछता है कि अच्छा तो तू अपनी चाइल्डहुड स्वीटहार्ट से मिल रहा था और उसका पूरा निशान अपने कोट पे लगा के घूम रहा है। तो फिर जून कहने लगता है कि ये तो खुशी की बात है। फिर वो अपने कोट का फोटो लेकर मिमी को सेंड कर देता है। जैसे जब वो रोकर उसे हक करके पकड़ी हुई थी तो उसका मेकअप पूरा उसके कपड़ों पे लग गया। तो मिमी उसे मैसेज कर देती है कि मैं इसे धो दूंगी। और फिर वो जब शाओ के साथ यहाँ से निकल ही रही होती है तभी इतने में जल्दी से लीन उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि चलो आज रात साथ में शॉपिंग पर चलते हैं और मैं वहाँ पर जियांग को भी बुला लूंगी और तुम अच्छे से मौका देकर चांस मारना। तो मिमी उसे क्लियरली कह देती है कि मैं फ्री नहीं हूँ और मेरे पास टाइम भी नहीं है सब फालतू चीजें करने के लिए। ऐसा बोलकर वो तुरंत ही इसका हाथ छोड़ती है और शाओ का हाथ पकड़ के उसे लेकर जाने लगती है। तो शाओ फिर लिन को छुड़ाते हुए उसके साथ चली जाती है। लिन को शौक लगता है कि ये मिमी को क्या हो गया है, कल तक तो ये ऐसी नहीं थी, आज इतना अजीब से बिहेव क्यों कर रही है। बाहर हम देखते हैं कि मिमी जब अपने फ्रेंड शाओ के साथ जा रही होती है तो शाओ से कहने लगती है कि अच्छा हुआ तुम्हें अब लिन का असली चेहरा दिख गया। तुम्हें पता है कि वो तुम्हारे सामने बस अच्छी बनने का नाटक कर रही है और वो कोई तुम्हारी हेल्प नहीं कर रही है जियांग को परस्यू करने के लिए, बल्कि वो बस तुम्हारे साथ पैसों की वजह से। मिमी फिर याद कर रही होती है कि कैसे पिछली लाइफ में उसने उसे धोखा दे दी थी जब उसने एम्बुलेंस को उसे कॉल करने के लिए बोली थी तो उसने साफ उसे अपने आप से उसे दूर रहने बोली थी। मिमी सोचती है कि मैं तो इतनी इडियट थी कि उसे कभी जान ही नहीं पाई और शाओ को तो पहले ही पता लग गया कि वो सच में अच्छी नहीं है। फिर मिमी शाओ से कहने लगती है कि चलो हम लोग पेंटिंग स्टूडियो चलते हैं। तो वो कहती है कि लेकिन तुमने तो व्हाइट ड्रेस पहनी हुई हो। मिमी सोचती है कि हाँ लिन ने उसे बताई थी कि जियांग को व्हाइट कलर पसंद है इसलिए उसके पास सिर्फ व्हाइट ड्रेस ही है। वो उसकी कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं आज अच्छे से पेंटिंग करना चाहती हूँ। और फिर वो शाओ के साथ स्टूडियो चली जाती है और फिर मिमी अकेली बैठकर इतनी अच्छी पेंटिंग बनाती है कि शाओ भी देखती रह जाती है। और फिर जब दोनों यहाँ से चले जाते हैं तभी जियांग यहाँ अपने फ्रेंड के साथ आया होता है और वो मिमी की पेंटिंग देखकर पूरा का पूरा शॉक हो जाता है कि वो इतनी ज्यादा टैलेंटेड है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि मिमी यहाँ अलग कलर की ड्रेस पहनकर अच्छे से तैयार हो जाती है। तभी इतने में लिन जैसी उसे देखती है तो कहने लगती है कि ये तुमने कैसी ड्रेस पहनी हो, तुम्हें पता है ना कि जियांग को ऐसे टाइप की लड़की बिल्कुल पसंद नहीं होती है जो इतना तैयार होती है। तो फिर मिमी कहती है कि मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं अपने लिए तैयार हो रही हूँ। तो फिर लिन कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे पता है कि तुम जियांग से मिलने जा रही हो इसलिए इतना ड्रेसअप हो रही हो ना, देखो तुम्हें मुझे बताना चाहिए ना, मैं जियांग से बात करके तुम्हारे लिए भी सीट अरेंज करवा दूंगी। मिमी कहती है कि किसने कहा कि मैं उससे मिलने जा रही हूँ। ऐसा बोलकर वो तुरंत ही चली जाती है। तो भी लिन को यकीन नहीं होता है और ये सोचती है कि बढ़िया ही ज्यादा ही भाव खा रही है, पक्का ये जियांग से मिलने जा रही होगी, कई भाव खा रही है, पक्का ये जियांग से मिलने जा रही होगी। दूसरी तरफ मिमी तो जून के साथ डिनर पे गई होती है और यहाँ पर जब वो रेस्टोरेंट में पहुँचती है तो वो पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि मुझे इसी रेस्टोरेंट का खाना पसंद है। तो वो बताता है कि तुमने हमेशा इसी रेस्टोरेंट का ही तो पोस्ट करी थी ना। वो शौक होती है कि इन 2 सालों में उसने उसके पोस्ट के ऊपर नजर रखा था लेकिन उसने कभी उसे कमेंट भी नहीं करा। फिर यहाँ वो सब उसकी पसंद का खाना ऑर्डर करती है और दोनों ही एक दूसरे से अपने बचपन के बारे में बातें करने लगते हैं और जून उसे उसके निकनेम से बुला रहा होता है। तो मिमी कहती है कि अब मैं बच्ची नहीं हूँ और वो याद करती है कि दोनों ही बचपन से कितने अच्छे फ्रेंड थे। फिर यहाँ दोनों डिनर करने के बाद जब बाहर जाते हैं तो जून पूछ रहा होता है कि जब मैं अब्रॉड गया हुआ था तो तुम यहाँ पर हैप्पी थी। तो मिमी कहती है कि हाँ तुम्हारे जाने के बाद पहले तो मैं हैप्पी नहीं थी, मुझे आदत ही नहीं हो रही थी। और फिर वो जून से इस बारे में पूछने लगती है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम तो अब्रॉड में स्टडी कर रहे थे ना, तो अचानक से यहाँ पर क्यों आ गए, अभी तो तुम्हारा स्टडी कंप्लीट भी नहीं हुआ होगा। तो जून तो मन में सोच रहा होता है कि वो स्पेशली यहाँ पर इसलिए आया है क्योंकि उसे फिक्र थी कि जियांग कहीं उसे बुली ना करे। फ्लैशबैक पे हम देखते हैं कि हाई स्कूल टाइम में जून ने सुमी से डील किया था कि वो दोनों सेम यूनिवर्सिटी जाएंगे। फिर मिमी जियांग को पसंद करने लग गई थी तो उसने इस डील के बारे में भूल ही गई थी। इस बात से फिर मिमी अपसेट होती है कि वो तो अपना प्रॉमिस भूल गई। वो जून से कहती है कि क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम अचानक से क्यों आए हो। तो फिर वो बताता है कि मैंने एक्चुअली में तुम्हारे बारे में सपना देखा कि तुमने जियांग से शादी कर ली और फिर तुम हैप्पी नहीं थी। तो मिमी उसे कहती है कि तुम फिक्र मत करो, उस सपने की चीजें कभी रियल में नहीं होगी, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ। तो फिर वो कहता है कि ठीक है फिर, और दोनों ही हक करते हैं।
इसके बाद जियांग मिमी को हॉस्टल तक छोड़ने जाता है और उसे अपने कोट को बैग में डाल कर दे देता है और कहता है कि थैंक यू इसे धोखे देने के लिए। तो वो कहता है कि इसमें थैंक यू की जरूरत ही नहीं है। फिर वो उसे बाय बोलकर चली जाती है और फिर जियांग उसके जाते ही अपने हाथ में बीड्स देखकर याद कर रहा होता है कि मिमी ने ही उसे एक गिफ्ट में दी थी। फिर नेक्स्ट डे मिमी जैसी क्लास में आती है तो सभी लोग उसे देखकर बातें कर रहे होते हैं क्योंकि उन लोगों ने उसका फोटो देखी है। मिमी कहती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, तो शाओ बताने लगती है कि कल तुम्हें जून छोड़ने के लिए आया था ना हॉस्टल तक, तो किसी ने सीक्रेटली तुम्हारी फोटोज ले लिया और कॉलेज के पोस्ट पे डाल दिया। तो सभी लोग ने वो फोटोज देख लिए और सभी को लग रहा है कि तुम दोनों डेट कर रहे हो और कॉलेज का हैंडसम हक को तुमने छीन लियो, तो इसलिए सारी लड़कियां तुमसे जेलस हो रही होंगी। मिमी कहती है कि अरे ऐसा नहीं है। तो फिर शाओ पूछने लगती है कि ये जो ब्रेकफास्ट है कहीं इसे भी जून ने तो नहीं दी है। तो मिमी कहती है कि नहीं, तो ये तो मुझे एक आंटी ने गिफ्ट में दी थी। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि ये ब्रेकफास्ट असल में जून ने उस आंटी को दिया था मिमी तक पहुंचाने के लिए। फिर मिमी फिर से हाई स्कूल टाइम की चीजें याद कर रही होती है कि वो जब जियांग को पसंद करने लग गई थी, तो इस बारे में जैसे ही जून को पता लगा था तो उसने उसे समझाया था कि उसे जियांग से दूर रहना चाहिए। पर मिमी ने उसे साफ साफ कह दी थी कि वो जियांग को पसंद करने लग गई है और वो अब उससे पीछे नहीं हटेगी। मिमी को अपनी गलती का एहसास होता है कि कैसे पिछली लाइफ में जियांग ने तो उसे बिल्कुल नहीं अपनाया था और उसके लास्ट मोमेंट के टाइम पर जून ही उसकी जान बचाने आया था। फिर वो तुरंत ही जून को मैसेज करती है और उसे कहती है कि तुम कहाँ पर हो, मैं तुम्हें कैंटीन में लंच के लिए लेकर चलूंगी। तो वो इसे ओके सेंड करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियांग और उसका फ्रेंड यहाँ पर लिन से मिल रहे होते हैं और लिन कहने लगती है कि चलो अंदर चलते हैं, शायद मैं भी अपने हॉस्टल रूम में होगी। तो फिर जियांग रूम की तरफ देखता है तो उसे जून का कोट टंगा हुआ नजर आता है। तो वो याद करने लगता है कि स्कूल टाइम पे भी वो ऐसे ही मिमी के साथ ही घूमा करता था, तो इससे बहुत जेलसी होती थी। फिर ये यहाँ से अपसेट होकर जा रहा होता है तो इसका फ्रेंड समझ जाता है और कहने लगता है कि लगता है जून वापस आ गया है, इसलिए तुझे डर लग रही है। तो जियांग कहता है कि बकवास करना बंद कर। और फिर तभी सामने वो देखता है कि मिमी अपनी फ्रेंड के साथ आ रही है। तो वो जल्दी से जाकर उसका बैग ले लेता है और कहता है कि चलो मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देता हूँ। मिमी उसे मना करती है कि इसकी जरूरत नहीं है और वो उसे अपना बैग छीन कर चली जाती है। और फिर जैसे वो यहाँ रूम में आती है तो लिन उसे देखकर कहने लगती है कि तुम आखिर जियांग के साथ नीचे कैसे थी, वो तुम्हें यहाँ छोड़ने आया था, और आखिर तुम ऐसे ड्रेसअप होकर क्यों घूमती हो। मैंने तुम्हें बताई हो ना कि जियांग को ऐसे ड्रेसअप की हुई स्टाइल की लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है। मिमी उसे कुछ जवाब नहीं दे रही होती है तो लिन चिल्लाने लगती है कि तुम मेरी बात सुन भी रही हो कि नहीं। तो फिर मिमी कहती है कि आखिर तुम बार बार जियांग जियांग क्यों करती रहती हो, अगर तुम्हें उसकी इतनी पड़ी है तो उसकी गर्लफ्रेंड तुम ही बन जाओ ना, मेरे पीछे क्यों पड़ी हो। मुझे तो ऐसा लगता है तुम बनना तो जरूर चाहती हो, बस बन नहीं पा रही हो ना, इसलिए सारे मेरे सामने ड्रामे कर रही हो। तो फिर लिन को गुस्सा आता है और वो यहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि मिमी को जून का मैसेज आता है और वो पूछता है कि आखिर तुम कब मुझसे मिलने आ रही हो, एक काम करते हैं मैं तुम्हें पिक करने पहुंचता हूँ। मिमी कहती है कि ठीक है अभी आती हूँ। और फिर जैसे ही वो बाहर निकलती है तो जून उसे मिलने पहुंच जाता है और वो उसे ग्लासेस पहनाने लगता है। तभी फिर यहाँ जो भी लड़कियां जा रही होती है वो जून को देखकर बातें कर रही होती है कि लड़का कितना ज्यादा हैंडसम है। तो मिमी फिर उसे बताने लगती है। फिर दोनों कैंटीन में आकर जब लंच कर रहे होते हैं तो जियांग का फ्रेंड उसे दिखाने लगता है कि देख मिमी के साथ वो लड़का आया हुआ है। फिर तभी इतने में जून का फ्रेंड भी यहाँ पहुंच जाता है और मिमी की तारीफें करने लगता है कि वो तो कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है। और वो यहाँ जून के बारे में बताने वाला होता है कि वो इतना पसंद करता है उसे, पर जल्दी से जून उसे पैर मार के रोक देता है और मिमी को बताता है कि ये मेरा रूममेट जाता है और मिमी की तारीफें करने लगता है कि वो तो कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है। और वो यहाँ जून के बारे में बताने वाला होता है कि वो इतना पसंद करता है उसे, पर जल्दी से जून उसे पैर मार के रोक देता है और मिमी को बताता है कि ये मेरा रूममेट है। और फिर मिमी उसको बताती है कि मैं जून की चाइल्डहुड फ्रेंड हूँ। फिर इतने में जियांग और उसका फ्रेंड भी यहाँ पर आके बैठ जाते हैं और इन लोगों से बातें करने लगते हैं। मिमी कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तो वो कहता है कि तुम्हें उड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए नहीं आया हो। और वो यहाँ जून से कहने लगता है कि तुम मुझे भूल तो नहीं गए होंगे ना, हम लोग पुराने क्लासमेट रह चुके हैं। जून कहता है कि तुम मेरे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं हो जो तुम्हें याद रखूंगा। और वो यहाँ से मिमी को उठा के लेके जाने वाला होता है तो जियांग जल्दी से मिमी को रोक लेता है और कहता है कि तुम इसे ऐसे नहीं लेके जा सकते। मिमी उससे कहती है कि तुम बकवास कहना बंद करो। तो फिर जियांग उसे याद दिलाने लगता है कि लगता है तुम भूल गई हो कि तुम ही तो मेरे पीछे इतने सालों से पड़ी हुई हो। फिर मिमी को गुस्सा आ जाता है और वो जून से कहती है कि चल हम लोग यहाँ से बाहर चलते हैं। तो फिर दोनों ही साथ में बाहर चले जाते हैं और मिमी इस बात को याद करके फिर से अपसेट हो जाती है कि कैसे उसने अपने सपने में जो पिछली लाइफ की चीजें देखी थी उसमें जियांग ने उसकी बेइज्जती करते हुए उसे रिजेक्ट किया था। वो रोने लग जाती है। तो फिर ये कहता है कि क्या तुम अपसेट हो गई हो।
उसे समझा रहा होता है कि वो जियांग अच्छा नहीं है तो इसलिए उसे भूल जाओ। तो फिर मिमी जल्दी से उसे हक करती है और कहती है कि अब मैं उसे भूल जाऊंगी और मैं तुम्हारी बातें सुनूंगी, बस तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं उस जियांग से अब दूर रहूंगी। तो जून प्रॉमिस कर लेता है कि ठीक है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा और मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा और तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। तो फिर मिमी कहती है कि अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम्हें कोई गर्लफ्रेंड कैसे मिलेगी। तो वो कहता है कि उसकी तुम फिक्र मत करो, मैं अभी पैसे कमाने में बिजी हूँ। फिर इसके बाद जब मिमी वापस से अपने रूम में आती है तो लिनू से पूछने लगती है कि तुम्हारे और जून के बीच में क्या चल रहा है, क्या तुम दोनों सच में एक दूसरे को डेट कर रहे हो। तो मिमी कहती है कि तुम्हारे पास कोई हक नहीं कि तुम मुझसे ही पूछो, मैं तो भी कुछ नहीं बताने वाली हूँ। तो फिर लिन कहती है कि हम दोनों तो बहुत ही अच्छे फ्रेंड है ना, तो मुझे बताओ ना। तो मिमी उसे कह देती है कि हम लोग अच्छे फ्रेंड थे लेकिन अब फ्यूचर में नहीं होंगे। ऐसा बोल के वो जा रही होती है। तो फिर लिन कहने लगती है कि मेरे अलावा तुम्हारी कौन हेल्प करेगा जियांग को परस्यू करने में। तो मिमी फिर उसे बताती है कि तुम कोई मेरी हेल्प नहीं करती हो, तुम तो उल्टा मेरी हेल्प करने के नाम पर मेरा यूज कर रही हो और तुम मेरे सामने कुछ और हो और पीठ पीछे कुछ और हो। तो लिन कहती है कि तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो, मैं अभी जियांग को कॉल करके इस बारे में बता दूंगी। तो मिमी कहती है कि करो ना फिर, और वो उसका फोन लेकर खुद ही जियांग को कॉल लगा देती है और बताती है कि मैं मिमी बात कर रही हूँ, देखो अपनी इस लिन को यहाँ से लेकर जाओ, ये अब यहाँ पे नहीं रहेगी। तो फिर लिन कहने लगती है कि आखिर मैं यहाँ से क्यों जाऊँ। तो मिमी कहती है कि ये तुम्हारा रूम वैसे भी नहीं है, तो जो रूम तुम्हें दिया गया है उसमें जाना है तो तुम जाओ। फिर इन लोग की झगड़े की आवाज बाकी और भी स्टूडेंट्स को चली जाती है और शाओ तभी दरवाजा खोलकर पूछने लगती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो लिन जल्दी से बेचारी बनने का नाटक करते हुए सारी लड़कियों को बताने लग जाती है कि तुम ही लोग देख लो ना, मिमी मेरे साथ कितना खराब कर रही है, मैं इतने सालों से इसकी अच्छी फ्रेंड बन के घूम रही हूँ और ये अब मेरी बेइज्जती करके मुझे यहाँ से निकाल रही है। तभी शाओ जैसे ही मिमी के पैर में चोट दिखती है तो उसकी फिक्र करने लगती है कि ये तुम्हें क्या हो गया। तो लिन कहती है कि ये इसकी खुद की गलती की वजह से हुआ है, वैसे भी ये डिजर्व करती है। तो मिमी कहती है कि अच्छा, तुमने मेरे दिए हुए गिफ्ट से मुझे चोट पहुंचाई हो, अगर तुम्हें मेरी गिफ्ट से इतनी तकलीफ है तो मेरे सारे गिफ्ट मुझे वापस कर दो। तो लिन सारी चीजें देने से बहाने कर रही होती है। तो फिर मिमी उसे कह देती है कि तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो तुम मेरी सारी चीजें वापस करो या तो निकलो यहाँ से और अपने रूम में जाओ। तो फिर उसे मानना ही पड़ता है। दूसरी तरफ जून यहाँ कॉलेज के पोस्ट पे मिमी की ये चोट वाली फोटो देख लेता है और तुरंत ही उसे लेने के लिए हॉस्टल के बाहर उसे पिक करने पहुंच जाता है और फिर उसे तुरंत ही अपनी कार में बैठा के हॉस्पिटल लेके जाने के लिए निकलता है। अभी उन दोनों को साथ जाता हुआ देखकर शाओ तो बहुत ही खुश होती है। फिर हॉस्पिटल में जब डॉक्टर मिमी का ट्रीटमेंट कर रहा होता है तो वो फिर से रो रही होती है। तो फिर डॉक्टर समझाने लगता है कि रो मत, नहीं तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड को भी बुरा लगेगा। फिर जब डॉक्टर यहाँ से चला जाता है तो मिमी सोच रही होती है कि जब भी वो कोई प्रॉब्लम में पड़ती है तो जून हमेशा उसकी हेल्प करने आ जाता है। फिर वो उसे समझाने लगता है कि तुम्हें रोने की जरूरत ही नहीं है, उस लड़की लिन के लिए ये आंसू कोई लायक के नहीं है। जून सजेस्ट करने लगता है कि क्यों ना तुम हॉस्टल से निकल जाओ और कहीं और पे रह लो, क्यों ना मैं तुम्हारे लिए कॉलेज के पास ही घर ले लेता हूँ। तो फिर मिमी कहती है कि लेकिन मुझे अकेले नहीं रहना है। तो फिर जून कहता है कि ठीक है फिर मैं तुम्हारे साथ रह लूँगा। तो वो कहती है कि हम दोनों साथ में रहेंगे। तो जून बताता है कि मेरे कहने का मतलब है कि मैं तुम्हारे बाजू वाले घर में रहूंगा, लेकिन हाँ अगर तुम सेम घर में रहना चाहती हो तो कोई बात नहीं। तो फिर मिमी उसे मारती है। वो कहता है कि सॉरी मुझसे गलती हो गई। फिर जैसे दोनों कार से वापस आते तो कुछ लड़कियां यहाँ पर उन लोग का इंतजार कर रही होती है, साथ ही में जियांग भी खड़ा होता है और वो तुरंत ही मिमी से पूछने लग जाता है कि तुम लोग आखिर कर क्या रहे हो। तो फिर जून चिल्लाता है कि तुम्हें दिख नहीं रहा है या फिर तुम ब्लाइंड हो चुके हो। मिमी से चिल्लाती है कि तुम जरूर इनको सपोर्ट करने आए होंगे ना। तो फिर वो कहता है कि तुम कार से बाहर निकलो, मैं तुम्हें उठा लेता हूँ और लेके चलता हूँ। पर मिमी कार का डोर लॉक कर लेती है। तो जियांग पूछता है कि इसका क्या मतलब है। तो जून कहता है कि एक काम करो, तुम यहाँ पे लिन को बुलाओ और उसे बोलो कि वो अभी मिमी से माफी मांगे। तो फिर जियांग लिन से कहने लगता है कि इसी वक्त ही मिमी से सॉरी बोलो। तो उसके कहने पर फिर लिन सॉरी बोल देती है और कहती है कि क्या तुम मुझे माफ करोगी। फिर जून जल्दी से मिमी को लेकर बाहर आता है और वो कहने लगता है कि तुम्हें बहुत ही उस हॉस्टल रूम में रहने का शौक है ना, तो अब तुम ही वहाँ पे रहो, मिमी वहाँ पे नहीं रहेगी। और फिर वो उसे शाओ के पास भेज देता है और अपनी फ्रेंड को भी बोलता है कि तुम लोग भी जाओ यहाँ से। जैसे ही सभी चले जाते हैं तो फिर जून जियांग को सीधा एक पंच मारता है और उसे चिल्लाता है कि इन 2 सालों में तुमने मिमी को कितना तंग किया है, मैं उसे तुम्हारे हवाले छोड़ के गया था। फिर जियांग भी उसे चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुम जरूर मिमी के लिए वापस आओगे ना, तो मैं तुम्हें बता दूं कि वो तुम्हें पसंद करती नहीं है और उल्टा 2 साल पहले उसने मुझे कन्फेस भी करी थी। फिर यहाँ फाइट करने के बाद जैसे ही जियांग अपने हॉस्टल रूम में आता है तो उसका फ्रेंड पूछने लगता है कि वो इतना मार खाया हुआ है। जियांग इसका जवाब नहीं देता और वो स्मोक करने लग जाता है। तो फिर इसके फ्रेंड को ये भी शॉकिंग लगता है कि वो कितने टाइम बाद स्मोक कर रहा है। वो याद करता है कि मिमी ने असल में उसे स्मोक करने से मना करी थी कि ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। उसका फ्रेंड पूछता है कि आखिर तू मिमी को डिसलाइक करता है या फिर तू एडमिट करना ही नहीं चाहता कि तू उसे लाइक करता है।
नेक्स्ट हम देखते हैं कि जून जब मिमी से मिलने जाता है तो उसके मुंह पर चोट के निशान देखकर वो समझ जाती है कि उसने और जियांग ने मिलकर फाइट करे हैं। फिर वो उसकी फिक्र कर रही होती है कि उसे बहुत दर्द हो रहा होगा। तो फिर जून कहने लगता है कि लगता है मेरी चोट तो वर्थ इट रही। मिमी कहती है कि फिर तो लगता है तुम चोट खाने के बाद स्टूपिड हो चुके हो। फिर वो पूछने लग जाती है कि आखिर तुम दोनों ने फाइट क्यों करे, क्या मेरी वजह से? तो फिर ये कहता है कि बिल्कुल नहीं, हम दोनों एक्चुअल में एक दूसरे को पसंद नहीं करते ना, इसलिए फाइट करे। और वैसे अगर तुम्हें कोई भी चीज़ की जरूरत होगी तो तुम मुझे बताया करना। तो वो पूछती है कि अगर तुम बिजी रहते हो, तो वो कहता है कि मैं कितना भी बिजी रहूं तुम्हारे लिए नहीं रहूंगा। और फिर उसे उसका ब्रेकफास्ट पकड़ाकर जून यहाँ से चला जाता है। फिर मिमी जब अपने क्लास के लिए पहुंचती है तो वो सोचती है कि मैंने जियांग की वजह से इस कोर्स को चुन ली थी और अब तो मैं बुरी फंस चुकी हूँ। तभी इतने में जियांग का फ्रेंड उसे बात करने आ जाता है। तो मिमी उसे बताने लगती है कि देखो, मेरे और जियांग के बीच में कुछ भी नहीं हो सकता, इसलिए हम दोनों की जोड़ी बनाना बंद कर दो। तो फिर वो पूछता है कि क्या तुम जून की वजह से ऐसा कर रही हो? तो मिमी से जवाब नहीं देती। फिर जियांग इसे यहाँ अपने पास ही बैठने के लिए फोर्स करता है और मिमी से बातें करी जा रहा होता है, तो वो तो बिल्कुल इस पर ध्यान नहीं देती है। फिर क्लास में सर आ जाते हैं और वो मिमी से पूछने लगते हैं। हाँ रमेश जी, दिवाली की सफाई हो गई है, अब दो। और मिमी से बातें करी जा रहा होता है, तो वो तो बिल्कुल इस पे ध्यान नहीं देती है। फिर क्लास में सर आ जाते हैं और वो मिमी से पूछने लगते हैं कि क्या जियांग उसका बॉयफ्रेंड है? तो फिर वो तो साफ क्लियर कर देती है कि ये कोई मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। फिर क्लास में जो भी लड़कियां होती है वो सारी मिमी के बारे में गॉसिपिंग करने लगती है कि ये लड़की तो हमेशा जियांग के पीछे घुमा करती थी, तो अब क्या हो गया, अब इससे पीछे छुड़ा ली। ओ हाँ, अब इससे दूसरा हैंडसम लड़का मिल गया इस वजह से। क्लास खत्म होते ही सब जाने लगते और जियांग का फ्रेंड भी उसे मिमी के पास बात करने के लिए छोड़कर चला जाता है। और फिर जियांग यहाँ मिमी से पूछने लगता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, तो वो साफ मना करती थी कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करती हूँ। तो फिर वो और चिल्लाने लगता है कि अच्छा लाइक नहीं करती हो तो मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई थी? तो वो कहती है कि अब लेकिन नहीं करती हूँ, पहले करती थी। तो जियांग पूछता है कि तुम जून को लाइक करती हो? मिमी मान लेती है कि हाँ मैं उसे ही लाइक करती हूँ और फिर वो यहाँ से उठकर चली जाती है। फिर जैसे ही जियांग बाहर आता है तो उसका फ्रेंड पूछता है कि तूने उसे बताया कि नहीं कि तू उसे लाइक करता है? तो जियांग इसे चिल्लाता है और कह देता है कि दोबारा मुझे ऐसा बोलना भी मत, मैं उसे कोई लाइक नहीं करता हूँ। तो इसका फ्रेंड तो समझ नहीं पाता कि क्या चल रहा है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिमी जून के फ्रेंड के साथ होती है और वो जून को कॉल लगाकर उसे पूछने लगती है कि तुम अभी मीटिंग में हो क्या? मुझे एक चीज़ बताना था कि आज मैंने तुम्हारा यूज़ करी हो। तो फिर वो पूछता है कि आखिर तुमने क्या करी? तो फिर मिमी बता देती है कि मैंने जियांग को बताती हूँ कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। ये सुनते के साथ ही वो कॉल कट कर देता है। तो फिर मिमी शॉक होती है और उसके फ्रेंड से पूछती है कि आखिर ये क्या है? तो फिर ये कहता है कि फिक्र मत करो, वो तुम पर गुस्सा थोड़ी ना हो सकता है, ज़रूर उसे कोई काम पड़ गया होगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जून यहाँ मिमी से मिलने पहुंच जाता है। तो फिर वो उसे देखकर खुश होती है और पूछती है कि क्या तुम गुस्सा हो गए थे? तो वो कहता है कि ऑफ कोर्स नहीं, तो मुझे ये बताओ कि क्या जियांग ने तुम्हें बुली किया है? मिमी पूछती है कि मैंने तुम्हारा यूज़ करी तो तुम इस वजह से गुस्सा नहीं हो? तो वो कहता है कि तुम मेरा यूज़ कर सकती हो। जून पूछता है कि तुम मुझे बताओ कि आखिर हुआ क्या था? तो फिर मिमी सब उसे बताने लगती है कि क्लास के बाद कैसे जियांग उसके पीछे पड़ गया था और उसे पूछने लग गया था कि वो उसे लाइक करती है कि नहीं और वो उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी कि नहीं। तो फिर यहाँ ये सुनने के बाद जून उसे पूछता है कि फिर तुमने क्या उसे जवाब दी? तो मिमी कहती है कि मैंने उसे क्लियरली बोल दी कि मैं उसे पसंद नहीं करती हूँ, तो गर्लफ्रेंड बनना तो दूर की बात है, और मैंने उसे बता दी कि मैं तो तुम्हें पसंद करती हूँ। फिर रात में हम देखते हैं कि जून मिमी के बारे में सोचकर सो नहीं पा रहा होता है और सोचता है कि उसने बस मेरा यूज़ करने के लिए ऐसा बोली है कि वो मुझे लाइक करती है, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि मिमी यहाँ जून का इंतजार कर रही होती है। तभी इतने में जियांग इसके पास पहुंच जाता है, तो वो उसे क्लियरली फिर से वही सारी चीज़ें बोलने लगती है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ। तो फिर ये कहने लगता है कि आखिर तुम कब तक ऐसी खड़ी रहोगी, तुम्हें चोट लगी हुई है तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। मिमी नहीं मान रही होती है तो भी इसे ज़बरदस्ती कार में बैठा के हॉस्पिटल लेके जाता है। फिर डॉक्टर जब यहाँ मिमी का ट्रीटमेंट कर रहा होता है तो उससे पूछता है कि आज तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं आया? तो मिमी कहती है कि हाँ नहीं आया। जियांग ये सब सुन रहा होता है और डॉक्टर फिर पूछने लगता है कि ये कौन है? तो मिमी बताती है कि ये बस मेरे कॉलेज का सीनियर है। फिर जैसे ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है तभी यहाँ जून भी पहुंच जाता है और उसे देख के फिर डॉक्टर भी खुश होता है कि देखो तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो आ गया है। और फिर जून यहाँ से मिमी का हाथ पकड़ के लेके जा रहा होता है, तो जियांग बस गुस्से में इन दोनों को देखते हुए फिर कहने लगता है ये कोई छोटी बच्ची ही नहीं है तो इतना क्या चिपक रहे हो? तो फिर जून कहता है कि हम लोग बचपन से ही ऐसी है, तो तुम होते कौन हो बोलने वाले, और ऊपर से अब तो मैं मिमी का बॉयफ्रेंड भी हूँ। फिर मिमी कहने लगती है कि मुझे भूख लग रही है, तो जून उसे अपने साथ लेके जा रहा होता है और जियांग को चढ़ाते हुए चला जाता है।
और फिर मिमी और जून जब दोनों साथ में कार से जा रहे होते हैं, तभी जून उससे कह रहा होता है कि तुम्हें अकेले हॉस्पिटल जाना पड़ा तो तुम कहीं स्टिचेस लगने पे ज़्यादा डर तो नहीं रहती। तो वो कहती है कि मुझे पता ही नहीं चला क्योंकि जियांग ने मेरी आंखें कवर कर लिया था। और फिर मिमी यहीं बैठे बैठे सो जाती है। तभी जून देखता है कि उसके फ़ोन पर जियांग का मैसेज आया हुआ है। जियांग मैसेज में कह रहा होता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे लाइक करती हो, बस तुम मुझे गुस्सा दिलाने के लिए उस जून के साथ जानबूझ के गई हो, मैं जानता हूँ। तो ये सब ये पढ़ लेता है और अपसेट होता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग मिमी की जब नींद खुलती है तो वो शॉक होती है कि ये मैं कहाँ पर हूँ। तभी जून रूम में आ जाता है और उसे बताने लगता है कि तुम्हें रूम कैसा लगा, ये घर मैंने तुम्हारे लिए खरीदा हो। तो फिर वो कहती है कि तुमने इतनी जल्दी खरीद के डेकोरेशन भी कर दी है। जून कहता है कि देखो तुम्हारा घर तो अब रेडी हो गया रहने के लिए, लेकिन मेरे घर पे कुछ काम चल रहा है, तो क्या तुम थोड़े दिन के लिए मुझे यहाँ पे रहने दोगी। मिमी शॉक होती है कि अब हम दोनों को साथ रहना पड़ेगा, तो फिर मैं आखिर इतना नर्वस क्यों फील कर रही हूँ। फिर वो कहता है कि अगर तुम मुझे यहाँ नहीं रहने दोगी तो मुझे सड़क पर जाके सोना पड़ेगा, तो प्लीज़ मुझे रख लो। तो फिर वो मान जाती है और जून कहता है कि चलो ब्रेकफास्ट रेडी है तो पहले ब्रेकफास्ट कर लो। दूसरी तरफ हम जियांग को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड से इस बारे में पूछ रहा होता है कि तुझे क्या लगता है कि मिमी क्या सच में उस जून को पसंद करती होगी या फिर वो बस ये सब नाटक कर रही है। तो फिर इसका फ्रेंड कहता है कि तू तो उसे लाइक नहीं करता ना, तो आखिर तुझे क्या है। पर फिर जियांग को गुस्से में देखकर वो कहने लगता है कि देख, आखिर वो तुझे लाइक करती थी तो इतनी आसानी से उसका दिल तो बदल नहीं सकता है, लेकिन क्योंकि आखिर जून उसका चाइल्डहुड फ्रेंड है और वो इतना हैंडसम भी है, साथ ही इतना अमीर भी है, तो एक ना एक दिन तो वो उसे पसंद आ ही जाएगा और तू बस देखता रह जाएगा। और वो उन दोनों की साथ की फोटो भी दिखाने लगता है और कहता है कि देख दोनों कितने परफेक्ट मैच लग रहे हैं। तो फिर जियांग बस ये देख के जेलस हो रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिमी यहाँ सोच रही होती है कि अब वो दोनों सच में साथ में रह रहे हैं। फिर इतने में मिमी को जून की आवाज़ आती है और वो उसे कहने लगता है कि मैं अपने कपड़े लाना भूल गया हूँ, तो तुम ला के दे दो। तो फिर मिमी जाकर उसे कपड़े दे देती है, तो वो उसे थैंक्स बोलता है। इतने में जैसे ही वो यहाँ से जाने वाली होती है तभी स्लिप होके नीचे गिर जाती है। तभी फिर जून आता है और उसे उठा के लेके जाता है और पूछता है कि तुम्हें चोट तो नहीं लग गई। तो कहती है कि कुछ नहीं, बस एल्बो में लगा है। फिर जब वो उसकी केयर कर रहा होता है तो मिमी याद करती है कि जब से वो छोटी थी और उसे चोट लग जाया करती थी तो वही उसकी केयर करता था। वो सोचती है कि ये चोट तो कुछ भी नहीं है, जब उसे एक्सीडेंट में इतनी ज़्यादा चोट लगी थी वो बहुत बड़ी थी, और यही याद करके वो रोने लगती है। तो जून उसे कहता है कि रो मत, देखो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। फिर रात में मिमी जियांग का जब मैसेज देखती है तो उसे रिप्लाई दे देती है कि मैं कोई जून का यूज करने के लिए तो मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मैं उसे लाइक करती हूँ, बल्कि मैं तो सच में उसे लाइक करती हूँ। और फिर ये मैसेज वो उसे भेज देती है और खुश होने लगती है। नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि मिमी से मिलने उसकी फ्रेंड शाओ आई होती है और वो उसे बताने लगती है कि तुम्हारे रूम में वो लिन बार बार किसी भी लड़कियों को लेकर आती रहती है और उसने तुम्हारे सामान को भी इधर से उधर कर दिए। तो फिर मिमी अपने हॉस्टल रूम में देखने के लिए आती है और उसे पता लगता है कि यहाँ पर उसके सारे सामान को लिन ने निकाली हुई है और उसके फ्रेंड और वो उसके सामान भी यूज कर रहे होते हैं। शाओ उन लोगों को चिल्लाने लगती है तो लिन और उसके फ्रेंड कहते हैं कि तुम्हारा सामान नहीं है तो तुम्हें क्यों इतनी प्रॉब्लम हो रही है। मिमी को अच्छा नहीं लगता है और वो लिन से कहती है कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, और वो तुरंत ही फिर पुलिस को कॉल करने बोलती है। तो लिन जल्दी से फोन ले लेती है और कहती है कि इतनी सी बात पे तुम इतना ज्यादा क्यों चिढ़ रही हो। उसकी फ्रेंड कहती है कि सच में लगता है हमने बस तुम्हारे बारे में झूठी तारीफें सुने थे, तुम तो जितनी अमीर हो उतनी ज्यादा कंजूस हो, आखिर क्या हो गया अगर इसने तुम्हारा सामान यूज कर ली तो मिमी तुरंत ही अपना फोन वापस लेती है और कहती है कि ये अब मेरी कोई फ्रेंड नहीं है और तुम तो उल्टा और ही स्ट्रेंजर हो, तो तुम होती कौन हो मुझे ये सब बोलने वाली। मिमी कहती है ठीक है, तुम नहीं चाहती ना कि मैं पुलिस को कॉल करूँ, तो ये सारी चीज़ों के पैसे मुझे पे करो। लिन फिर अपनी फ्रेंड से कहती है और फिर इसकी फ्रेंड पैसे पे कर देती है और फिर दोनों यहाँ से चले जाते हैं। शाओ फिर मिमी से कहती है कि तुम अगर पहले से ऐसी बिहेव करती ना तो वो तुम्हारा फायदा नहीं उठा पाती, लेकिन अब मैं बहुत ही खुश हूँ कि तुम वापस से पहले वाली मिमी बन चुकी हो, और ऐसा लगता है कि जब से जून वापस आया तब से ऐसा हुआ है। फिर शाओ को कुछ काम पड़ जाता है तो वो अपना चली जाती है और तभी मिमी यहाँ एक फाइल देखकर याद करने लगती है कि हाई स्कूल टाइम में उसने जियांग से इस पे नोट लिखवाई थी। फिर वो तुरंत ही इसे बंद करके बॉक्स में रख देती है और फिर मिमी को जून का मैसेज आता है और वो इसे बाहर मिलने के लिए बुलाता है। जब मिमी जब जा रही होती है तभी इसे रास्ते में जियांग मिल जाता है और वो इसे अपना नेकलेस दिखाते हैं, पूछने लगता है कि क्या तुम्हें ये याद है। तो वो कहती है कि मुझे नहीं याद है। तो फिर वो उसे पकड़ के रोकता है और कहता है कि तुम ऐसे कैसे भूल सकती हो, तुमने ये मुझे दी थी और अब आखिर तुम ऐसे कैसे पलट सकती हो कि तुम मुझे लाइक ही नहीं करती। मिमी फिर यहाँ रोने लगती है और वो सोचती है कि पिछली लाइफ में जो उसने मेरे साथ किया है वो मैं वापस भूल नहीं सकती हूँ और ना मैं अब वापस से वो सारी मिस्टेक दोहरा सकती हूँ। उसे याद आता है कि कैसे उसकी वजह से जून की भी लाइफ चली गई थी। फिर वो
जियांग से क्लियरली कह देती है कि मैं चाहे जो करूँ और जैसी भी रहूँ, इससे अब तुम्हारे से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और वो अपने यहाँ से चली जाती है। और फिर मिमी शाओ को लेकर क्लब में पहुंचती है जहाँ पर जून ने उसे इनवाइट किया था, और यहाँ पर उसके भी सारे फ्रेंड्स होते हैं, और वो लोग मिमी और शाओ को ड्रिंक पकड़ाने लगते हैं। तो तुरंत ही जून फिर मिमी को जूस देता है। तो फिर ये लोग पूछने लगते हैं कि वैसे क्या तुम बताओगे कि आखिर तुम दोनों का क्या रिलेशनशिप है। तो फिर जून मजाक करने लग जाता है कि मास्टर और सर्वेंट का। तो फिर तुरंत ही मिमी उसे पिंच करने लगती है। तभी ये सारे फ्रेंड्स लोग बताने लगते हैं कि जियांग भी यहाँ क्लब आया हुआ है। फिर इतने में जियांग अपने फ्रेंड के साथ यहाँ पर आके बैठ भी जाता है, और ये सारे लोग मिलके साथ में गेम खेलने लगते हैं। तभी पहला जो कार्ड आता है उसमें लिखा होता है कि अगर तुम्हारा क्रश यहाँ पर प्रेजेंट है तो फिर बताओ। मिमी सोचती है कि सभी को ही जानते हैं कि मैं पहले जियांग को पसंद करती थी, तो अगर मैं अभी जून के लिए भी कॉइन सेलेक्ट करूंगी तो सभी को तो लगे ही लगेगा कि मैं जियांग के लिए कर रही हूँ। और तभी सभी लोग इस बारे में सोचने भी लग जाते हैं कि मिमी जियांग को पसंद करती है या फिर जून को। तभी इतने में यहाँ पर लिन की वही फ्रेंड आई होती है, और वो जियांग को चिल्लाने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, वहाँ लिन हॉस्पिटल में एडमिट है और तुम उसका ख्याल रखने के बजाय यहाँ पर घूम रहे हो। और फिर वो बातें सुनाकर चली जाती है। तो जियांग फिर लिन को देखने के लिए यहाँ से निकलता है। फिर पार्टी के बाद मिमी और जुन जैसी कार में बैठते हैं, तो फिर वो पूछ लगती है कि गेम खेलने के टाइम पर तुमने बताया था कि तुम जिसे लाइक करते हो उसने तुम्हें डंप कर दी थी, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम तो इतने ज्यादा एक्सीलेंट हो, तुम्हें कोई कैसे मना कर सकता है। तो फिर जुन बताने लगता है कि असल में बात ऐसी है कि उसने मुझे डंप नहीं करी है, बल्कि उसने मुझे चूज ही नहीं करी। तो फिर ये कहती है कि आखिर किसी लड़के के इतने ज्यादा हाई स्टैंडर्ड कैसे हो सकते हैं कि उसे तुम पसंद नहीं है। तो फिर जून कहता है कि उसके हाई स्टैंडर्ड है ये बात तो मुझे पसंद है, बस उसकी चॉइस अच्छी नहीं है ये अच्छी बात नहीं है। मिमी उससे पूछने लगती है कि क्या तुम्हारे मॉम डैड को भी तुम्हारी सीक्रेट क्रश के बारे में पता है। तो वो कहता है कि हाँ पता है। मिमी अपसेट होती है कि यानी सबको पता है बस मुझे ही नहीं पता। जून पूछता है कि आखिर तुम मेरी सीक्रेट क्रश में इतना क्यों इंटरेस्ट ले रही हो। तो वो कहती है कि मैं क्यूरियोसिटी के लिए जानना चाहती हूँ। तो फिर वो कहता है कि तुम्हें देखना है ना कि वो कैसी है। तो फिर देखो, वो उसे आईने में उसी को दिखा रहा होता है, पर मिमी समझ ही नहीं पाती है। तो वो कहता है कि कुछ नहीं, और फिर वो उसे टीज करते हुए उसके एकदम नजदीक आकर बस उससे बॉक्स ले लेता है। फिर वो गुस्से हो जाती है और घर आने के बाद फिर वो अपना शावर लेने चली जाती है। तो जून सोचता है कि सच में वो कितनी ज्यादा क्यूट है। फिर इतने में उसे उसके असिस्टेंट की कॉल आती है कि उसके स्टॉक में प्रॉब्लम आ गई है। तो वो तुरंत ही फिर काम करने बैठ जाता है। जैसे उसका काम कंप्लीट होता है तो गलती से उससे मिमी का बॉक्स गिर जाता है और उसमें से वो फाइल भी निकल आती है। तो फाइल देखते ही वो पहचान लेता है कि ये तो जियांग की है। ये देखकर अपसेट होता है। इतने में मिमी यहाँ पर आ जाती है और वो देख लेती है कि जियांग का हाथ थोड़ा सा कट गया है। तो वो उसकी फिक्र करी होती है और फिर तुरंत ही उसके लिए बैंडेड लाकर उसकी उंगली पे लगा देती है। तभी यहाँ वो तो बहुत ही नर्वस होने लग जाता है। तो मिमी पूछती है कि क्या हुआ है। जून कहता है कि कुछ नहीं, बस मुझे नींद आ रही है, तो चलो अब तुम भी सोने जाओ। तो फिर मिमी अपने रूम में चली जाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जियांग लिन से मिलने के लिए जब हॉस्पिटल जाता है तो यहाँ पर उसके डैड उसे डांट रहे होते हैं कि लिन की वजह से ही वो आज ठीक है, इसलिए वो जियांग से कह रहे होते हैं कि तुम्हें लिन की अच्छे से केयर करनी चाहिए। फिर हॉस्पिटल से वापस आने के बाद जियांग को तो लिन पर ही बहुत गुस्सा आ रही होती है। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि मिमी की जैसी पेंटिंग क्लास से छुट्टी होती है तो यहाँ पर जून उसे पिक करने आता है। वो बहुत ही खुश हो जाती है और फिर उसे कहती है कि मैं जब तक ये पेंटिंग रख के आती हूँ। फिर मिमी जब यहाँ पेंटिंग रख कर वापस आ रही होती है तभी इसे यहाँ जियांग मिल जाता है और वो सोच रहा होता है कि उसके फ्रेंड ने उसे समझाया है कि अगर वो ऐसे ही हाथ पे हाथ रख कर बैठा रहेगा तो फिर बाद में उसे रिग्रेट करना पड़ेगा, इसलिए वो तुरंत ही मिमी को रोकने चला जाता है। तो मिमी उसे चिल्लाने लगती है कि मुझसे दूर ही रहना, मैंने लास्ट टाइम ही तुमसे सारी चीजें क्लियर करी थी। तो फिर वो पूछता है कि मैं देखो लास्ट बारी तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम मुझे सच में नहीं लाइक करती हो। तो मिमी मना कर देती है कि हाँ नहीं करती हूँ। तो जियांग फिर उसे जल्दी से हक कर लेता है और उसे जाने नहीं दे रहा होता है। तो मिमी सीधा उसे थप्पड़ लगाती है और कहती है कि मुझसे दूर रहो। इतने में जून यहाँ पर आकर ये सब देख लेता है और वो उसे समझाने लगता है कि अब थप्पड़ खाने के बाद तो तुम्हें समझ आएगी होगा, तो अब मिमी से दूर रहना और उसे परेशान मत करना। तो फिर जियांग गुस्से में यहाँ से चला जाता है। तभी इतने में जून को लेने के लिए उसका फ्रेंड आ जाता है और बताता है कि उसे किसी काम के लिए साथ चलना पड़ेगा। तो मिमी कहती है कि तुम जाओ, मैं अपना चली जाऊंगी। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि मिमी जून के साथ जब रेस्टोरेंट गई होती है तभी जब वो वॉशरूम जाती है तभी से यहाँ लिन मिल जाती है और उसे बताने लगती है कि तुम्हें पता है जियांग तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता है और उसके डैड भी मुझे पसंद करते हैं और उन्होंने मुझे अपनी डॉटर इन लॉ बनाने के लिए भी डिसाइड कर चुके हैं।
तो तुम्हारा कुछ भी नहीं होने वाला है, तुम्हारा ये सब भाव खा के भी कोई फायदा नहीं है। मिमी कहती है कि तुम मुझे यहाँ परेशान मत करो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तो ऐसा बोलकर जैसी वो जा रही होती है तो जानबूझ के लिन बीच में पैर करती है मिमी को गिराने के लिए, पर तभी टाइम पर जून आ जाता है और वो उसे गिरने से बचा लेता है। फिर मिमी लिन को चिल्लाती है कि तुमने मुझे जानबूझ के गिराने की कोशिश करी ना, तो लिन मान ही नहीं रही होती है। तो जून कहता है कि ये सब नाटक करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम लोग अभी सीसीटीवी फुटेज चेक करके पता कर लेंगे। तो फिर लिन जल्दी से जियांग के पास आती है और कहती है कि मैंने कुछ नहीं करी हो। तो वोल्टाई से चिल्लाता है और कहता है कि अभी इसी वक्त मिमी से माफी मांगो। तो फिर लिन को सॉरी बोलना ही पड़ता है। मिमी कहती है कि सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें मेंटल डैमेज का भी पैसा देना पड़ेगा, नहीं तो फिर हम इस क्लिप को पुलिस को दिखाएंगे। तो फिर लिन के कहने पर जियांग को पैसे पे करने पड़ते हैं। मिमी पैसे लेकर खुश हो जाती है और जून को लेकर चली जाती है। और फिर रात में वो जून के बारे में ही सोच रही होती है और डिसाइड करती है कि आज उसने मुझे बचाया है तो मुझे कम से कम उसे थैंक्स तो करना ही चाहिए। फिर वो उसके लिए फ्रूट लेकर जाती है और तभी इतने में जून शावर लेकर बाहर निकला होता है। तो ये उसे बताती है कि मैंने तुम्हारे लिए फ्रूट लेकर आई हूँ। और फिर शायद होकर जल्दी से अपने रूम में वापस आ जाती है और सोचती है कि वैसे वो भी बहुत ही हैंडसम है। जून भी यहाँ पर खुश हो रहा होता है कि वो उसे देखकर स्माइल करके गई है। फिर वो उसे थैंक यू का मैसेज भेज देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मिमी की नींद खुलती है तो वो सपने में अपने और जून को किस करने वाला ड्रीम देखती है और शॉक होती है कि मैं ऐसा ड्रीम कैसे देख सकती हूँ। फिर जून जब मिमी के लिए ब्रेकफास्ट लेकर रूम में आता है तो देखता है कि वो पूरे रूम में नहीं है। तो वो सोचता है कि वो कहाँ चली गई। वो तुरंत ही उसे कॉल लगाने लगता है पर वो कॉल भी नहीं उठा रही होती है। तो सोचता है कि आज तो उसकी सुबह क्लासेस भी नहीं है, तो क्या वो मुझे अवॉइड करने के लिए यहाँ से चली गई है। दूसरी ओर मिमी अपनी फ्रेंड श्याओ के साथ कैंटीन में होती है और वो उससे पूछ रही होती है कि आखिर तुम आज इतना सुबह सुबह क्यों आ गई? लगता है तुम्हारे और जून के बीच में झगड़ा चल रहा है, तभी तो तुमने उसका कॉल भी नहीं उठाई। तो मिमी नहीं बताती और कहती है कि चलो अब क्लास के लिए चलते हैं। फिर दोनों जब क्लास में होते हैं तो मिमी जून का फोटो देखने में बिजी होती है और तभी प्रोफेसर उसे कोई क्वेश्चन कर रहे होते हैं। तो मिमी को क्वेश्चन समझ ही नहीं आता और वो प्रोफेसर को सॉरी कहती है कि उसका ध्यान नहीं था। तभी कुछ लड़कियां देख रही थी कि वो जून का फोटो देख रही थी, तो वो लोग फिर प्रोफेसर को बता देती है कि वो किसी और का ही फोटो देखने में बिजी थी। फिर मिमी शाओ के साथ लंच कर रही होती है, तभी वो उसे बताने लगती है कि देखो कॉलेज के पोस्ट पर किसी ने तुम्हारा वो फोटो डाल दिया है जो तुम जून की फोटो देख रही थी और अब सभी को ही तुम दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये बताओ कि क्या सच में तुम और जून दोनों एक दूसरे को डेट तो नहीं करते हो? मिमी कहती है कि ऐसा मत बोलो। तभी यहाँ सारे लोग भी इसी बारे में बात कर रहे होते हैं। फिर दूसरी तरफ जून को भी इस बारे में पता लग जाता है कि कॉलेज पोस्ट पर किसी ने ये सारी चीजें पोस्ट कर दिया और अब दोनों के बारे में बातें हो रही है। तो फिर सोचता है कि नहीं, इस पोस्ट को मैं डिलीट करवा दूंगा, मैं नहीं चाहता कि मिमी इस वजह से मुझे अवॉइड करे। फिर जून मिमी को लेने के लिए यहाँ कॉलेज में आ जाता है और सभी लोग उसे देखकर फिर बातें कर रहे होते हैं कि वो कितना हैंडसम लग रहा है। तभी मिमी तो यहाँ छुपने की कोशिश करती है, तो फिर जून उससे पूछ लेता है कि क्या तुम मुझे अवॉइड कर रही हो? मिमी फिर कहती है कि बिल्कुल नहीं। तो और मिमी को तो यहाँ जून को देखकर अपने ड्रीम के बारे में याद आ रहा होता है, तो इसलिए वो बहुत ही शाय होती है। फिर वो उसे जल्दी से यहाँ से लेकर जाती है और दोनों जैसे ही साथ में घर पे आते हैं तो मिमी फ्लावर देखकर खुश हो रही होती है। तो जून उसे बताता है कि ये तुम्हारे लिए। तो वो कहती है कि लेकिन आज तो मेरा कोई बर्थडे भी नहीं है। जून बताता है कि तुम मुझसे गुस्सा हो ना, तो इसलिए तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए। तो वो कहती है कि लेकिन मैं तो गुस्सा नहीं हूँ। तो जून पूछता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही थी? तुम पक्का मुझसे गुस्सा हो क्या जियांग की वजह से? तो मिमी जल्दी से उसे हक करती है और कहने लगती है कि मैं उसकी वजह से तो और ही तुमसे गुस्सा नहीं हो सकती और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तो कभी तुमसे गुस्सा होंगी भी नहीं और तुम्हें बहुत ही अच्छे से ट्रीट करूंगी। फिर मिमी अपने रूम में आकर इस फ्लावर को देखकर खुश हो रही होती है और दूसरी तरफ जून अपने फ्रेंड से बात कर रहा होता है। उसका फ्रेंड कहता है कि तूने मिमी को फ्लावर दिया और अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस किया। तो जून कहता है कि मैं कर ही नहीं सकता, वो सिर्फ मुझे अपना फ्रेंड समझती है। जून का फ्रेंड उसे समझाने लगता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, वो जरूर तुझे लाइक करती है, अगर ऐसा नहीं होता तो क्लास में बैठकर तेरी फोटो नहीं देख रही होती। तो फिर जून भी इस बारे में सोचने लगता है। नेक्स्ट डे मिमी जब अपना क्लास के लिए जा रही होती है तो वो जून को कॉल करके बताने लगती है कि आज मुझे तुम्हें गिफ्ट देना है। तभी इतने में रास्ते में वो देखती है कि जियांग यहाँ पर एक लड़की से बात कर रहे हैं। वो लड़की उसे प्रपोज कर रही होती है पर जियांग उसे रिजेक्ट कर देता है। मैं सोचती है कि जैसा कि पिछली लाइफ में उसके साथ हुआ था, उसने कितने रूडली उसे रिजेक्ट करा था। वो सोचती है कि मैं तो वो सब याद भी नहीं करना चाहती हूँ। तभी जियांग इसे फिर से रोक लेता है तो मिमी उसे चिल्लाने लगती है और तभी वो देखती है कि इसे तो बहुत फीवर है। तो वो तुरंत ही उसे हॉस्पिटल लेके जाती है और वो उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा देती है। दूसरी तरफ हम जून को देखते हैं जो कि जैसे ही मिमी से मिलने के लिए क्लास के बाहर पहुंचता है तो उसे पता लगता है कि वो यहाँ पर है ही नहीं और फिर वो भी अपने फ्रेंड के साथ मिलकर बीमार होने का नाटक करके यहाँ हॉस्पिटल पहुंच जाता है मिमी से अपनी केयर करवाने के लिए, क्योंकि उसे पता लग गया होता है कि वो यहाँ जियांग का ख्याल रख रही है, इसलिए वो बहुत ही जेलस होता है।
मिमी तो फिर जैसे ही आज जून के बारे में सुनती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो तो उसकी केयर करने लग जाती है। और तभी लिन जब हॉस्पिटल में आती है और इन दोनों का ऐसे साथ देखती है, तो वो जल्दी से जाकर जियांग को बता देती है कि मिमी उसे पसंद करती नहीं है और वो तो अपने उस चाइल्डहुड फ्रेंड जून के साथ है। फिर इसके बाद मिमी और जून साथ में घर आ जाते हैं और मिमी यहाँ जून को उसके रूम में छोड़ने के बाद जब अपने रूम में आती है, तो वो सोचती है कि आखिर मैं क्या ड्रॉ करूँ। वो उसे ही ड्रॉ करने लगती है। दूसरी ओर जून जब सो रहा होता है, तो उसे पिछली लाइफ के बारे में सपना आता है कि कैसे वो मिमी की जान बचाने के लिए कार के सामने आ गया था और मर गया था। ये सपना देख के वो डर जाता है और सोच में होता है कि आखिर उसने क्या देखा है। तभी मिमी उसकी केयर करने के लिए फिर से जब रूम में आती है, तो वो पूछती है कि क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत फिर से खराब है। तो बताने लगता है कि उसका फिर से पेट दुख रहा है। मिमी उसका पेट दबाने लगती है और उसे तकलीफ में देखकर रोने लग जाती है। तो जैसे ही जून उसके आंसू पोंछने जाता है, तो मिमी जल्दी से अपने रूम में भाग जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा शाय हो रही होती है उसके बारे में सोचकर। नेक्स्ट डे वो जब कॉलेज आती है, तो अपनी फ्रेंड को इस बारे में बताती है। तो शाओ तो बहुत ही खुश हो जाती है कि तुम तो उसे लाइक करने लग गई हो। मिमी कहती है कि लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो करेगा, क्योंकि हम दोनों की फैमिली पहले से ही फ्रेंड रहे और हम दोनों एक दूसरे को बहुत ही छोटे से जानते हैं। तो वो बस मुझे अपनी फ्रेंड मानता है और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, और इसी वजह से वो मेरी इतनी केयर करता है। तो शाओ फिर इसे समझाने लगती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, पक्का वो भी तुम्हें लाइक करता होगा। दूसरी ओर जून तो अपने फ्रेंड के साथ होता है और इसी बारे में बात कर रहा होता है। तभी इतने में उसे मिमी का मैसेज आता है कि आज रात वो घर नहीं आने वाली है, बल्कि अपनी फ्रेंड के साथ ही रहने वाली है। मिमी अपनी फ्रेंड शाओ के साथ यहाँ हॉस्टल रूम में होती है और दोनों इसी बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं कि जून ने उसे बताया था कि उसकी कोई सीक्रेट क्रश है। तो ये इसी बारे में बात कर रही होती है कि उसने बताया था कि उसकी क्रश की चॉइस अच्छी नहीं है और उसने उसे डंप नहीं करी है, बल्कि चूज ही नहीं करी। तो फिर शाओ कहने लगती है कि देखा, उसकी सीक्रेट क्रश कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो, क्योंकि ये चीज़ तुम्हारे ऊपर ही सूट करती है कि तुमने उसे चूज भी नहीं करी और तुम्हारी चॉइस भी पहले अच्छी नहीं थी। फिर मिमी इस बारे में अच्छे से सोचने लगती है और उसे याद आता है कि जून ने उसे बताया था कि उसकी सीक्रेट क्रश कौन है और उसने उसका चेहरा उसे आईने में दिखाया था, यानी कि उसे खुद को ही दिखाया था। मिमी को अब जाके समझ आता है कि यानी वो भी मुझे लाइक करता है। वो सोचती है कि तभी तो उसने ड्रीम में जो अपना पिछली लाइफ देखी थी, उसमें जून ने उसे बिना सोचे समझे उसकी जान बचाया था, वो इस वजह से क्योंकि वो उसे लाइक करता है। फिर रात में मिमी जून को कॉल लगाती है और उसे पूछती है कि तुम मुझे अपनी सीक्रेट क्रश के बारे में बताओगे। तो फिर वो बताने लगता है कि मेरी जो सीक्रेट क्रश है वो इतनी ज़्यादा स्लो है कि वो मुझे लाइक कर ही नहीं पा रही। तो मिमी कहती है कि क्या पता कि उसे पता ही नहीं होगा कि तुम उसे इतना लाइक करते हो। जून कहने लगता है कि हाँ, वो तो ऑलरेडी किसी और को ही लाइक करती है, तो वो मुझे क्यों लाइक करेगी। फिर मिमी ये सुनकर सब समझ रही होती है कि वो उसी के बारे में बात कर रहे हैं। फिर जून कहने लगता है कि क्यों ना छुट्टी वाले दिन हम दोनों घर चले। तो मिमी भी इसके लिए एग्री करती है। फिर छुट्टी वाले दिन वो अपना पैकिंग करना स्टार्ट करती है, पर तभी इसके घर पे जियांग और उसका फ्रेंड आ जाते हैं। मिमी इन लोग से कह रही थी कि मुझे तुम लोगों से कोई बात करनी नहीं है। फिर जून भी यहाँ पर आ जाता है और उसे कहने लगता है कि क्या हुआ, घर पे गेस्ट आए हुए। तो वो कहती है कि हाँ, एक काम करो, तुम इनसे बात करो, मैं जाकर अपना पैकिंग कंप्लीट करती हूँ। फिर जून यहाँ जियांग के पास बैठ जाता है और दोनों फिर साथ में बैठ के आर्ग्यूमेंट करते हैं। फिर मिमी और जून साथ में जब अपने घर पहुँचते हैं, तो इन दोनों के मॉम डैड एक साथ ही बैठे होते हैं और वो दोनों बच्चों से मिलकर बहुत ही खुश हो रहे होते हैं। खास करके जून के मॉम डैड मिमी को देखकर बहुत ही खुश होने लगते हैं और उसे हक कर रहे होते हैं। तभी यहाँ जून कहने लगता है कि आखिर मैं आप लोग का बेटा हूँ या फिर ये। तो वो लोग कहते हैं कि अच्छा, तो तुम भी जेलस हो रहे हो, तुम्हें भी हक चाहिए। तो फिर जून मिमी से कहता है कि क्या तुम मुझे भी हक करोगी। तो वो उसे कर लेती है और यहाँ पर दोनों के मॉम डैड फिर इन दोनों की जोड़ी देखकर खुश हो रहे होते हैं और उन्हें भी समझ आ रहा होता है कि दोनों बच्चे एक दूसरे को लाइक कर रहे हैं। रात में मिमी अपनी मॉम के साथ होती है और वो उन्हें अपनी पेंटिंग्स वगैरह दिखा रही होती है। तभी उनमें से एक पेंटिंग उसने जून की बनाई होती है और वो भी उसकी मॉम देख लेती है। तो फिर जल्दी से मिमी अपना फोन रखकर अपनी मॉम से पूछने लगती है कि क्या मैं जून को लाइक कर सकती हूँ। तो उसकी मॉम कहती है कि ऑफ कोर्स कर सकती हूँ। उसे कहने लगती है कि लेकिन तुम दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हो, तो वो हमेशा तुम्हारी केयर करता है, तो इस चीज को कभी लाइकिंग मत समझना। अगर तुम उसको रियल में लाइक करती होगी तो फिर उसे लाइक करना। मिमी कहती है कि मैं समझती हूँ मॉम, आप बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं उसे हर्ट नहीं करूंगी, बल्कि मैं तो उसे सिंसियरली लाइक करती हूँ और मेरी लाइकिंग ऐसी चीज़ों की वजह से चेंज नहीं होगी। और फिर छुट्टियों पर मिमी और जून जब साथ में घूमने वगैरह जाते हैं, तो मिमी पहले ही अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर लेती है। फिर दोनों ही डेटिंग करना स्टार्ट करते हैं। फिर इसके बाद जब दोनों साथ में कॉलेज आते हैं, तो जून सभी के सामने मिमी को लेके जाके अपनी और उसकी रिलेशनशिप के बारे में बता देता है। तो सभी लोग इन लोग की जोड़ी से बहुत ही हैप्पी होते हैं।
दूसरी ओर हम जियांग को देखते हैं, जिसे भी अपनी पिछली लाइफ की सारी चीजें याद आ जाती है कि उसने मिमी को कितना हर्ट किया था। फिर वो मिमी से इस बारे में बात करने के लिए आ जाता है, तो वो चिल्लाती है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तभी वो उसे थोड़ी बहुत चीजें जब बताता है पिछली लाइफ की, तो मिमी शॉक होती है और फिर वो अपने घर आकर इस बारे में सोच रही होती है कि आखिर ये सारी चीजें जियांग को कैसे पता लगी। मिमी को अब जाके कंफर्म होता है कि पिछली लाइफ की ये सारी चीजें बिल्कुल रियल थी। फिर मिमी इस बारे में जून से भी डिस्कस करती है कि एक्चुअली मैंने अपने सपने में देखी थी कि मैं कार से हिट होने वाली थी, पर तुमने मेरी जान बचा ली थी और तुम्हें चोट लग गई थी। और यही वो वजह है कि जब तुम अब्रॉड से वापस आए थे तो मैं तुम्हारे पैर अच्छे से देख रही थी, और तुम्हें पता है इस ड्रीम को देखने के बाद मैं कितना ज्यादा डर गई थी। यही सब बता के वो रो रही होती है, तो कहता है कि रो मत, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरे पैर भी बिल्कुल सही है। फिर वो मिमी को यहाँ सुलाने के बाद जियांग से मिलने पहुंच जाता है और उसे चिल्लाता है कि तुम उससे दूर ही रहना, क्योंकि तुम उसे डिजर्व भी नहीं करते हो और इसलिए वापस से उसे हर्ट करने का सोचना भी मत। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि मिमी ने अपने और जून के लिए